हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 5 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 5 ऑफ अप्रैल 2024 डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार, बैंक और वित्त से रिलेटेड समाचार, कुछ रक्षा समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार। उसके बाद हम कुछ खेल समाचार देखेंगे, नियुक्तियों और इस्तीफे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शोक समाचार देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो अभी रोमेन और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो 31 मार्च को रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ने शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए नवीनतम सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है, जिसमें आंतरिक हवाई और समुद्री सीमाओं पर बिना आईडी जांच की अनुमति मिल सकती है। तो शेंगेन क्षेत्र में अब टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? टोटल 29 सदस्य हो गए हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने रोमानिया और बुल्गारिया की शेंगेन में पूर्ण सदस्य की वीटो कर दिया, लेकिन क्रोएशिया को पूर्ण सदस्य की अनुमति दी। दोनों देश 2024 के अंत तक पूर्ण शेंगेन सदस्य का लक्ष्य रखते हैं, जिससे बुल्गारिया और अवैध प्रवास को हतोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और रोमानिया भूमि सीमाओं पर बातचीत कर रहा है। तो याद रखना है, रोमानिया और बुल्गारिया क्या हुए हैं? आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुए हैं। सेकंड, नाटो ने सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष क्या किए हैं? पूरे किए हैं। तो नाटो को 1949 में 12 देशों के द्वारा अमेरिका, कनाडा और कई अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो नाटो ने अभी क्या मनाया है? अपना 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो अब गठबंधन में टोटल 30 देश शामिल हैं, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन क्या है? नाटो के न्यूनतम सदस्य हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने 2024 युवा वैश्विक नेताओं के समुदाय की घोषणा की है। तो ये 20वां संस्करण है वैश्विक नेताओं की समुदाय का, जिसकी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने क्या की है? घोषणा की है। 2024 की कक्षा में 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर कार्यक्रम के लिए चुना गया है। चयनित भारतीयों में भूमि पेडनेकर, अद्वैत नायर, अर्जुना भारतीय, प्रिया अग्रवाल हैबर और शरद विवेक सागर जैसे दिग्गज शामिल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2024। तो 5 अप्रैल को हमने प्रेम और अंतरात्मा की साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस बेसिकली डिस्कस किया है या सेलिब्रेट किया है, जिसका पर्पस है आत्मनिरीक्षण करना, अपने विवेक का पालन करना और सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यह विश्व शांति, करुणा और नैतिक अखंडता के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट, सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में उस्मान को नियुक्त किया गया। तो 2 अपॉइंटमेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और बेसिकली प्रधानमंत्री। तो सेनेगल के राष्ट्रपति हैं बासिरु डियोमायो फाये, जिन्होंने उस्मान सोनको को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सोको मार्च 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति मैकी साल के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मानहानि के दोष सिद्ध के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। उस्मान सोनको ने सिद्दीकी बी काबा की जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बसीरो डी आई माइको फायो को 2 अप्रैल 2024 को सेनेगल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। तो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस की 19वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की है 4 अप्रैल को, जिसका थीम रहा है जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। तो थीम क्या रही है? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। 19वीं वर्षगांठ है ये जो हमने 4 अप्रैल को मनाई है। तो इस दिन का उद्देश्य क्या है? खदान यानी माइंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो यह दिन 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 2006 में मनाया गया था। नेक्स्ट, अनुकूल देशों को प्याज निर्यात की सरकारी मंजूरी।
तो अभी भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, मॉरिशस और भूटान सहित मित्र देशों को प्याज के निर्यात की मंजूरी दी है। भारत ने दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे इन देशों में प्याज की कीमतें बढ़ गई थी। तो इन देशों के अनुरोध के जवाब में भारत ने इस प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया है। तो याद रखना है, भारत किन किन को प्याज का निर्यात करेगा, इन देशों को भारत प्याज का निर्यात देगा। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित की है। तो जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी के साथ गंभीर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर चुका है। राष्ट्रपति एमसर्ग ने एल नीनो के कारण आए सूखे का हवाला दिया, जिससे सामान्य से कम वर्षा हुई है। जिम्बाब्वे के 80% से अधिक हिस्से को सूखे ने प्रभावित किया, जिसमें खाद्य संकट और मानवीय संकट उत्पन्न हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन ने सूखे की तीव्रता को भी बढ़ा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो अभी हमने 5 अप्रैल को समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में महत्व को मान्यता देने वाला दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है। 1919 में पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज एसएस लॉयल्टी जो यूके की यात्रा पर निकला था, ये उसकी वर्षगांठ को चिन्हित करता है। यह घटना भारत के शिपिंग उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, भारत के शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा संक्रमण पर आईआईएमए की रिपोर्ट लॉन्च हुई है। तो आईआईएम अहमदाबाद ने न्यू दिल्ली में एक अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल करके रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जो आंशिक रूप से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित है, इसका उद्देश्य भारत के लिए शून्य ऊर्जा टोकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रमण का विश्लेषण करना है। उल्लेखनीय बिंदुओं में उपभोक्ताओं के लिए बिजली लागत को कम करना, शून्य उत्सर्जन के लिए एक आदर्श बिजली मिश्रण निर्धारित करना और भारत की ऊर्जा दिशा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करना है। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि 2070 तक नेट जीरो के लिए पर्याप्त परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आवश्यक है, जिसके लिए वित्तीय आवश्यकताएं अनुमानित रूप से 150 से 200 लाख करोड़ रुपए हो सकती हैं। क्लियर। ओके, भारत, अच्छा अभी डिक्लेरेशन दी गई है कि भारत 2029-30 तक निजी कंपनी के साथ पहला रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाएगा। सो भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी प्रबंधन वाला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बेसिकली डिक्लेयर कर रहा है या उसे बनाने की योजना बना रहा है, जिससे कर्नाटक के पादूर में 2.5 मिलियन टन भूमिगत भंडारण के निर्माण के लिए आमंत्रण मिला है। तो एसपीआर की स्थापना का प्रस्ताव 1998 में रखा गया था और इसे 2 चरणों में स्थापित किया गया। पहले चरण में सरकारी वित्त पोषण भंडार शामिल था और दूसरे चरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी शामिल थी। दूसरे चरण में बिना बेसिकली अस्तर वाले भूमिगत चट्टान गुफाओं में एसपीआर का निर्माण शामिल होगा, जिसकी अनुमानित लागत कितनी हो सकती है, 5,514 करोड़ रुपए। क्लियर। तो भारत ने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडारों का व्यवसायीकरण करने का निर्णय लिया, जिसे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी मैंगलोर सामरिक भंडार में 0.1 मीट्रिक मिलियन टन कच्चा तेल संग्रहित कर रही है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज, भारत की परमाणु ऊर्जा रोड मैप 2047 तक 1 लाख मेगावाट प्राप्त करना भारत का क्या है, लक्ष्य है। तो हमें 2047 तक अमृतकाल चल रहा है, जो आजादी के लास्ट के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो इन 25 साल को हमने अमृतकाल के रूप में डिजाइन किया है। तो इस लक्ष्य को रिपोर्ट सिक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल में रेखांकित किया गया है कि भारत 2047 तक 1 लाख मेगावाट प्राप्त कर लेगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है माई सीजीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आईओएसएफ फॉर सीजीएस बेनिफिशियर्स। तो जितने भी सीजीएस बेनिफिशियर्स हैं उनके लिए माई सीजीएचएस आईओएस ऐप अनावरण किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा नई दिल्ली में ऐप लॉन्च की गई है। यह उपयोगकर्ता डेटा की अखंडता और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए 2 फैक्टर प्रमाणीकरण और एमपीआईएन कार्यक्षमता को शामिल करता है। क्लियर। ऐप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, सीजीएचएसएम कार्ड डाउनलोड करने, लैब रिपोर्ट एक्सेस करने और मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम स्टेटस चेक करने जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट हमारी वैश्विक जीवन प्रत्याशा रुझान लेसेंट अध्ययन
अंतर्दृष्टि। तो अभी हाल ही में लेसेंट अध्ययन में वैश्विक जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण वृद्धि का खुलासा हुआ है। 1990 से 2021 के बीच जीवन प्रत्याशा में औसत वृद्धि 6.2 वर्ष है। भारत में इस अवधि के दौरान जीवन प्रत्याशा में 8 साल की वृद्धि देखी गई है। वृद्धि को विभिन्न बीमारियों से होने वाली मौतों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान ने इस संतुलन को थोड़ा बेसिकली असंतुलित किया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। तो अभी फोर्ब्स ने अपनी 100 बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें बर्नार्ड अर्नोल्ड फो विश्व के अरबपतियों की सूची में टॉप पर हैं और भारत से मुकेश अंबानी हैं, जो बेसिकली वर्ल्ड स्तर पर 9वें नंबर पर हैं। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्लब में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं, जिनकी कुल बेसिकली अगर मैं संपत्ति की बात करूं तो 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो फोर्ब्स ने अपनी 38वीं वार्षिक विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है, जिसमें अर्नोल्ड 233 बिलियन अमेरिकी डॉलर संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। एलन मस्क, टेस्ला मोटर्स के सीईओ जेफ बेजोस दूसरे और तीसरे स्थान पर 195 बिलियन और 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर संपत्ति के साथ इस पद पर हैं। गौतम अडानी और शिव नडार क्रमशः 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ भारत में दूसरे और तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से। आरबीआई @90 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेसिकली संबोधित किया। तो अभी आरबीआई जो 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था, आरबीआई ने अपने 90 साल पूरे किए हैं। तो उसके 90 साल के उपलक्ष्य में एक विशेष टिकट भी सिक्का भी जारी किया गया 90 रुपए का। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के योगदान को भारत की वित्तीय स्थिति और आर्थिक विकास के लिए उजागर किया गया है। नेक्स्ट 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई लेन देन की मात्रा में 56% की वृद्धि हुई है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट। तो लेन देन का मूल्य 44% बढ़कर 69.36 लाख करोड़ रुपए से 99.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यूपीआई लेन देन का औसत लेन देन आकार H2 2022 में 1648 से 8% घटकर 1515 हो गया है। भुगतान स्वीकृत बुनियादी ढांचे के चैनल में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें पीओएस टर्मिनल 26% बढ़कर 8.56 मिलियन हो गया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। कैनरा बैंक ने अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण उत्पाद लॉन्च किया है। तो नए उत्पाद में क्या होगा? कैनरा हील एक स्वास्थ्य देखभाल ऋण उत्पाद, कैनरा एंजल महिलाओं के लिए कस्टम बचत खाता, कैनरा रेडिकेश एक पूर्ण स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण और कैनरा माईमई जो एक सावधि जमा के खिलाफ ऑनलाइन ऋण उत्पाद है। इस कार्यक्रम में कैनरा यूपीआई 123 पे एएसआई एक उपयोगकर्ता अनुकूल भुगतान इंटरफेस होगा और कर्मचारियों के लिए कैनरा एचआरएमएस बेसिकली मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। राजेश बंसल, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ ने कैनरा एसएचजीई मनी एक डिजिटल स्वयं सहायता समूह पहल का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से। फोन पे और स्टार हेल्थ ने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी की है। तो अब फोन पे क्या कर सकता है? जो स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है वो अपने 1 करोड़ उपभोक्ताओं को सेल कर सकता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। मुख्य विशेषताओं में यूपीआई ऑटो पे जनादेश के माध्यम से मासिक भुगतान, ओपीडी और मातृत्व कवरेज और सड़क और हवाई एम्बुलेंस खर्चे के लिए भी कवरेज शामिल है। यह नीतिक मानसिक बीमारी, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता को भी 1 करोड़ रुपए तक कवरेज करता है। नेक्स्ट अभी न्यूज पढ़ी है हमने, भारत 2029-30 तक पहली निजी प्रबंधक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करेगा। तो सेम न्यूज है जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बैंक और फाइनेंस से है। तो अभी राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिकल एडवाइजर पैनल में अपॉइंट किया गया है। तो पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर है राकेश मोहन, जिनको विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व बैंक को आर्थिक अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करना है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है राकेश मोहन, जिनको वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिकल एडवाइजरी पैनल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट रेपो रेट से क्वेश्चन है। तो बेसिकली गवर्नर शक्तिकांत जी ने अभी बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर रेपो रेट डिक्लेयर किया है, जो लगातार 7वीं बार
6.5 पर बनी रही है। वहीं अगर मैं एमएसएफ की बात करूं और बैंक दर की बात करूं तो वो 6.7% पर रही है। तो आपको याद रखना है, हाँ, जो रेपो रेट है वो 6.5% है, लगातार 7वीं बार ये स्थिर रही है। और एमएसएफ और बैंक रेट 6.75% पर स्थिर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा है यूपीआई में लेन देन। भारत में वर्ल्ड लाइन की अभी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यूपीआई में लेन देन भारत का 56% तक बढ़ा है। तो सेम न्यूज है जो रिसेंटली अभी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। हेल ने 2 डॉर्नियर 228 विमान गुआना रक्षा बल को सौंपे हैं। तो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों के माध्यम से गुआना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। गुआनी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली की 1 साल से अधिक समय पहले भारत में HAL सुविधा की यात्रा के बाद यह डिलीवरी की गई है। तो डॉर्नियर 228 विमान अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों के उपयुक्त है। अनुप्रयोगों में निगरानी, टोही, चिकित्सा निकासी और परिचालन बेसिकली संचालन भी शामिल है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अभी ओडिशा के तट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डेटा को विभिन्न स्थानों पर रखे गए रेंज सेंसरों द्वारा कैप्चर किया गया, जिसमें दो डाउन रेंज जहाज भी शामिल थे। इसके साथ साथ डीआरडीओ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस सफलतापूर्वक परीक्षण को देखा। नेक्स्ट है डीआरडीओ से ही है। डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की है। केंद्र का उद्देश्य ओडिशा के चांदीपुर एकत्रित परीक्षण रेंज में परीक्षण गतिविधियों की संतृप्ति को संबंधित करना है। नया परीक्षण केंद्र हथियार प्रणाली परीक्षण के लिए एक अतिरिक्त संचालन क्षेत्र प्रदान करेगा। यह पहल परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट, डिफेंस से सेना चिकित्सा कोर 260वां स्थापना दिवस मना रही है। तो अभी 3 अप्रैल को क्या किया गया है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ने 260वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कोर की स्थापना 1764 में ब्रिटिश साम्राज्य के थ्रू की गई थी। अगर हम मूल मर्द की बात करें तो इन्होंने अपना आदर्श वाक्य सर्वे संतु निरायम बेसिकली के साथ इस दिन का अनावरण किया और इसका अर्थ है सभी रोगों से मुक्त हो। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फ्लेक्स लूनर रोवर का कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में वेंटूरी एस्ट्रोलैब इंक द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो वेंटूरी एस्ट्रोलैब आईएनसी ने कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक और एक्सप्लोरेटिव रोवर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सेवानिवृत्त कनाडिय अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड और MIT एरोस्पेस स्नातक छात्र मिशेल लिन द्वारा संचालित किया गया फ्लेक्स रोवर ने फुर्ती और क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रोवर को नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य 1972 में अपोलो 17 के बाद से चंद्र सतह पर एक यात्री सक्षम रोवर को वापस लाना है। फ्लेक्स की सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरियां चंद्र रातों के दौरान जीवित रहने को सुनिश्चित करती हैं, जो एक स्थायी चंद्र आधार स्थापित करने के नासा के लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट, रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेजर का अनावरण किया है। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे शक्तिशाली रेजर कहां पर बनाया गया, रोमानिया में। तो रेजर नोबल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेराडू मुरू और डोना स्किटलैंड के आविष्कारों पर आधारित है। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित यह लेजर विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र और अंतरिक्ष अन्वेषण में संभावित अनुप्रयोग शामिल हैं। नेक्स्ट, मेटा ने भारत में पीटीआई के साथ तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार किया। तो मेटा ने अभी क्या किया है, पीटीआई के साथ साझेदारी करके भारत में तृतीय पक्ष तथ्य जांच पहल की शुरुआत की है। यह इकाई मेटा प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी की पहचान करके समीक्षा करेगी और उसे रेट करेगी। इस सहयोग का उद्देश्य फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जानकारियों की सटीकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, गोवा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू किया। तो भारत का पहला हवाई अड्डा बना है जिसने डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत की है। वो कौन सा है, गोवा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली यात्रा सत्यापन के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है। डिजी यात्रा पहले से ही दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित 13 अन्य भारतीय हवाई अड्डों पर संचालित है। और गोवा का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये पहला एयरपोर्ट है गोवा का जिसने ऐसी बेसिकली
स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट स्पोर्ट से है, शाइनी विल्सन को एशियन एथलीट संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। तो इंपॉर्टेंट नामांकन है। पूर्व भारतीय और ट्रैक और फील्ड एथलीट्स हैं शाइनी, जिनको एशियन एथलीट्स एसोसिएशन के एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में 4 वर्ष यानी 24 से 28 के लिए नामांकित किया गया। उसे एथलीट्स आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक में नामांकित किया गया। शाइनी की बात करें तो उन्होंने कई ओलंपिक पदक जीते हैं और 4 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 1998 में इन्हें पद्मश्री और 1995 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड कप में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। तो अभी फुकेट थाईलैंड में 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक आईडब्ल्यूएफ विश्व कप का आयोजन किया गया, जहां पे भारतीय भारोत्तोलक विद्या देवी रानी ने 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और मीराबाई चानू ने यहाँ पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से शेफाली बी शरण ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो शेफाली बी शरण, जिन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, वो मनीष देसाई को रिप्लेस करेंगी। शेफाली शरण 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। पीआईबी की प्रमुख बनने वाली 5वीं महिला अधिकारी भी वह बनी है। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की प्रवक्ता के रूप में भी सेवा की है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में विभिन्न पदों पर ये शामिल रही हैं। नेक्स्ट, औपचारिक न्यूज से है, तमिल अभिनेता है विश्वेश्वर राव, जिनका अभी 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो सीधा याद रखना, वो कैंसर से जूझ रहे थे। चेन्नई में अभी उनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। कौन है ये? तमिल अभिनेता। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। तो नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो एक बार हम क्विक सेशन रिवाइज करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समाचार में रोमानिया और बुल्गारिया अभी शेंगेन यात्रा में शामिल हुए हैं। नाटो ने 75 वर्ष पूरे किए। विश्व आर्थिक मंच से हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी और अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2024 के बारे में डिस्कस किया। राष्ट्रीय में हमने राष्ट्रीय समुद्री दिवस देखा 2024। बैंकिंग एंड फाइनेंस से अगर मैं बात करूं तो फोर्ब्स की 100 अरबपतियों की लिस्ट देखी। आरबीआई एट द रेट 90, आरबीआई ने 90 साल पूरे किए हैं और यूपीआई लेन देन में भारत की बढ़त हमने देखी। केनरा बैंक ने अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे के लिए ऋण उत्पाद लॉन्च किया और फोन पे और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का हमने पार्टनरशिप डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत 2029-30 तक निजी प्रबंधन रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करेगा। राकेश मोहन का अपॉइंटमेंट देखा विश्व बैंक में। आरबीआई की मौद्रिक रेपो रेट देखी हमने, जो 7वीं बार स्थिर रही है। डिफेंस में हमने देखा कि एचएएल गुयाना रक्षा बल को 2 डार्नियर 228 विमान सौंपेगी। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजनाएं शुरू की। और सेना चिकित्सा कोर का 260वां स्थापना दिवस हमने देखा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने फ्लेक्स देखा, जो चंद्र रोवर का सफलतापूर्वक जहां कैलिफोर्निया में जिसका परीक्षण किया गया, और रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने देखा मेटा ने भारत में पीटीआई के साथ फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम का विस्तार किया और डिजी यात्रा गोवा के पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुरू की गई। खेल से हमने देखा शाइनी विल्सन को, जिनको अभी एथलीट्स आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, और विद्या देवी रानी ने कांस्य पदक जीता है आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड कप में, और वहीं पर मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नियुक्ति में हमने देखा पीआईबी के हेड शेफाली बी शरण को अपॉइंट किया गया और शौक समाचार में तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लियर? ऊर्जा से कुछ हमने इंपॉर्टेंट समाचार देखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि नेट जीरो टारगेट आईआईएम ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि 2047 तक भारत 1 लाख मेगावाट प्राप्त करेगा। राजनीति में हमने शेंगेल के प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखी। स्वास्थ्य से हमने देखा माईसीजीएचएस ऐप और विश्व जीवन प्रत्याशन रुझान। खदान जागरूकता दिवस के बारे में हमने देखा और भारत कुछ मित्र देशों को प्याज निर्यात की मंजूरी दे रहा है। पर्यावरण में हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 अप्रैल 2024 के, जो हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा सेशन। धन्यवाद।